हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही हो। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका फर्स्ट टॉपिक सीमेंट वो पूरा कवर कर लिया है। उसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी है बनने की उसको कवर कर दी है। ठीक है, देखिए हमारा कोशिश ये रहता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। हम यहाँ पे आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका बताएं, थ्योरी पढ़ने का तरीका बताएं। हम यहाँ पे वही चीज पे फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पे जाइए। YouTube पर हमारा चैनल है रीजनिंग मस्ती बाय रोहित सर। वहां जाकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए और मजा कीजिए। मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, जुड़िए रहिए हमारे साथ। आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रिक्स के ऊपर। मैं ब्रिक के रिगार्डिंग जो भी ओवरव्यू है वो आपको एक बार दे चुका था। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ब्रिक में हम क्या पढ़ेंगे। ब्रिक सबको पता होगा, ब्रिक क्या होता है सबको पता होगा। ईंटा, ईंटा का यूज क्यों किया जाता है? कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ईंट का यूज किया जाता है। ठीक है जी। और ब्रिक में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिक को कैसे बनाया जाता है। यहाँ हम जो ब्रिक पढ़ेंगे वो मिट्टी से जो ब्रिक बनाया जाता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अपना सिलेबस उसी के रिगार्डिंग है तो उसी को फोकस करेंगे, उसी के अनुसार पढ़ेंगे। चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। मतलब एक अच्छा ईंट बनाने के लिए आपकी मिट्टी में क्या क्या रहना चाहिए, कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए। मतलब एक तो यूजफुल पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला रहेगा वो रहेगा यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा एल्यूमिना। मतलब आपके सॉइल में सबसे पहले क्या रहना चाहिए? एल्यूमिना। उसके बाद देखेंगे सिलिका, उसके बाद देखेंगे लाइम, उसके बाद देखेंगे आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, उसके बाद जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा मैग्नीशिया। ठीक है जी। देखिए इसमें ब्रिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो रहता है वो क्या यूज किया जाता है? मिट्टी। तो मिट्टी में ये केमिकल कंपोजिशन रहने चाहिए। तो ये कितनी मात्रा में रहनी चाहिए जिससे हमारा जो ब्रिक बने वो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए बेस्ट रहे। तो सबसे ज्यादा होता है सिलिका का 50 से 60%। देन एल्यूमिना का कितना होता है? 20 to 30%। फिर लाइम 4 to 5%। फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 to 6%। देन मैग्नीशिया कितना होता है? लेस देन 1%। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है, आप ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे याद रखिए। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू। ट्रिक है हमारा सलीब, जिसमें एस से क्या हो रहा है? सिलिका, ए से क्या हो रहा है? एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, एम से मैग्नीशिया। ठीक है जी। देखिए अब ये इंग्रेडिएंट्स हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं ब्रिक। तो ये इंग्रेडिएंट्स हम बोल रहे हैं रहने चाहिए। तो ये क्यों रहने चाहिए? ये ब्रिक में इनका फंक्शन क्या होता है? यदि हम ईंट बना दें तो ये क्या क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है, मिट्टी से ईंट बनाने में क्या क्या इनका फंक्शन होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो एल्यूमिना जो इसका रेशियो कितना है? 20 to 30%। वो क्या करता है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है मिट्टी को जी, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है मिट्टी को। तो प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है? प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि यदि हम किसी मोल्ड में मिट्टी को या किसी भी चीज को किसी भी मोल्ड में डाल रहे हैं तो वो बिना किसी क्रैक के आसानी से उस शेप में ढल जाए। ठीक है जी। यदि हम किसी चीज को, मिट्टी को या फिर कोई भी चीज रहे उसको किसी भी मोल्ड में डाल रहे हैं तो आसानी से उस मोल्ड का शेप ले ले और उसमें किसी प्रकार का क्रैक ना आए, उसको कहा जाता है आपका प्लास्टिसिटी। ठीक है, देखिए ये प्लास्टिसिटी इंड्यूस करता है। और यदि ये एक्सेस हो जाए, यदि एल्यूमिना एक्सेस हो जाए तो एक्सेस हो जाता है तो ये क्या करता है? क्रैकिंग एंड वार्पिंग कर देता है, श्रिंक एंड वार्पिंग कर देता है। मतलब ब्रिक क्या हो जाता है आपका? सिकुड़ने लगता है। और वार्पिंग का क्या मतलब है? वार्पिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, कुरकुरे जैसा नहीं,
टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब टेढ़ा है पर मेरा नहीं होता है। देखिए ब्रिक का हम जो पढ़ते हैं वो देखते हैं, वो साइड ऐसे रहना चाहिए, उसका शेप ऐसे रहना चाहिए, लेकिन वार्पिंग आ जाता है यदि ब्रिक में एल्यूमिना एक्सेस में है, यदि मिट्टी में एल्यूमिना एक्सेस में है तो कैसे हो जाएगा, उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या होता है, सिलिका। सिलिका क्या करता है, जो एल्यूमिना के चलते जो श्रिंकेज और वार्पिंग आ रहा है उसको प्रिवेंट करता है सिलिका। एल्यूमिना के चलते जो श्रिंकेज एंड वार्पिंग आ रहा है उसको प्रिवेंट करता है आपका सिलिका। और यदि सिलिका एक्सेस में हो जाए, सिलिका एक्सेस में हो जाए तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय, कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोहेजन को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है, देखिए क्ले कैसा है, क्ले क्या है, कोहेसिव मटेरियल होता है। कोहेसिव मटेरियल बोलने का क्या मतलब, वो आपस में चिपकते हैं जी। क्ले देखेंगे मिट्टी जो रहता है वो चिपक जाता है, और सैंड क्या है, कोहेजन लेस मटेरियल है। तो सैंड क्या है, कोहेजन लेस, वो आपस में चिपकते नहीं है। तो कोहेसिव क्या होता है, आपस में जो उनका चिपकने का जो प्रॉपर्टी रहता है उसको कोहेसिव कहते हैं। तो ये क्या करता है, यदि सिलिका एक्सेस में हो जाए तो कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्रिक कठोर हो जाता है और आपस में और टूटने लगता है, एकदम ज्यादा हार्ड हो जाता है और टूटने लगता है। तो देखिए ये क्या है, प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होने से और श्रिंक होने से बचा रहा है। तो ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करेगा। याद रखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई हो, ईएस हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, सब जगह पूछा गया है ना ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। कौन सा, ये जो ब्रिक में यूनिफॉर्म शेप एंड साइज कौन प्रोवाइड करता है, ब्रिक में यूनिफॉर्म शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है आपका सिलिका। ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखना है, और इससे एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्या को प्रिवेंट करता है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, या फिर यूनिफॉर्म नहीं बोला है, शेप एंड साइज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है, सिलिका। एक्सेस में हो जाए तो क्या होता है, ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए लाइन का रेशियो क्या होना चाहिए, 4 to 5% होना चाहिए, 4 to 5%। यदि ये 5% से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, 5% से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। ये क्या इंड्यूस करता है, ये भी श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। देखिए यदि लाइन क्या करता है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए यहां पे, ये फ्लक्स का भी काम करता है जी, फ्लक्स का काम करता है। मतलब देखिए सिलिका क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे पिघलता है, ठीक है। हम ब्रिक बना रहे हैं, हमको चाहिए यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो ब्रिक क्या है, जिस टेम्परेचर पे हमको मिट्टी को जलाना है और ईंट बनाना है उस टेम्परेचर पे ये पिघल नहीं पाता है या ढल नहीं पाता है, तो उसको पिघालने का या ढालने का काम कौन सा करता है, लाइन करता है। यदि ये एक्सेस में हो जाए, यदि ये एक्सेस हो जाए तो क्या करता है, ये मेल्ट कर देता है। मतलब यदि देखिए ये क्या कर रहा है, फ्लक्स का काम कर रहा है। तो यदि ये एक्सेस हो जा रहा है तो फ्लक्स का काम कर रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि सबको ज्यादा पिघलाने का, मतलब ब्रिक का जो शेप रहेगा उसको ये क्या कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। सब पार्टिकल आपस में पिघलने लगेंगे, एक दूसरे से भागने लगेंगे, दूर हटने लगेंगे, ठीक है। और क्या करता है, क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग। क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का क्या मतलब है कि ब्रिक आपस में एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, मतलब बंटवारा जी स्प्लिटिंग का। जैसे आप कहीं पे जाते हैं, आप सब फ्रेंड लोग कहीं पे नाश्ता वास्ता करने जाते होंगे, जनरली ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन लड़कियों में होता है कि ऐसा उन लोग जाते हैं तो देखिएगा कहीं पे नाश्ता वास्ता करते हैं, कुछ खाएंगे वाएंगे तो उन लोग क्या करते हैं, जितना भी पैसा होता है उसको स्प्लिट कर देते हैं, मतलब आपस में बांट लेते हैं, फिर पे करते हैं। तो उसी का वही मतलब है इसका, स्प्लिट मतलब क्या होता है, बांटना या अलग अलग हो जाना, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का रेशियो कितना परसेंट होना चाहिए, आयरन ऑक्साइड का होना चाहिए 5 to 6%। ये क्या करता है, एक स्ट्रेंथ इंड्यूस करता है, दूसरा कलर प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, हम सीमेंट में भी पढ़े हैं। आयरन ऑक्साइड के चलते जो आता है वो रेडिश कलर, मतलब हल्का लाल कलर जो आता है ईंट में, वो किसके चलते आता है, आयरन ऑक्साइड के चलते, ठीक है। यदि ये एक्सेस हो जाए, यदि ये एक्सेस हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रिक है वो काला या फिर ब्राउन होने लग जाएगा।
लास्ट देखिए मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का कितना परसेंट होना चाहिए, लेस देन 1% होना चाहिए, लेस देन 1%। यदि ये 1% से ज्यादा हो जा रहा है तो डीके ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, वो टूट टूट के गिरने लगता है। इस ये क्या फंक्शन इसका क्या है, इस सिंकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक। और जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कीजिए। जो पूछा गया है, प्रोवाइड ईंट में ये लोइस कलर जो आता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो कौन होता है, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मैग्नीशिया होता है, ठीक। देखिए इन सब से अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या क्या रखना है, इसका प्रोपोर्शन ध्यान रखिए, इनका क्या फंक्शन है उसको याद रखिए, और यदि ये एक्सेस में हो जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है अपने ईंट को, उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से देखिए। देखिए हम यहाँ पे वही चीज आपको, ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा थ्योरी याद करा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम में आपको ज्यादा चीज प्रोवाइड करें। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ चीजों को, लेकिन आपको जानना इतना ही चीज है, क्योंकि एग्जाम में इतना ही चीज पूछा जाता है, यही चीज पूछा जाता है और बार बार घुमा घुमा के इसी को पूछा गया है। देखिए चाहे वो स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंट्रल एग्जाम हो, आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना इतना ही है। यदि इसके रिगार्डिंग मैं अभी जो बोला हूँ, यदि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या हो गए हमारे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स, मतलब हम यदि ईंट बना रहे हैं तो हमारी मिट्टी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहने चाहिए, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन रहने चाहिए जो हमको एक अच्छी ईंट बनाने में मदद करेंगे। अब हम देखेंगे क्या क्या नहीं रहने चाहिए जो हमारे ईंट को नुकसान करेगी, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं क्या क्या नहीं रहने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है लाइम, लाइम यदि एक्सेस में है, लाइम यदि एक्सेस में है तो ये क्या करेगा, स्लैगिंग, इसका कलर चेंज कर दे क्या जी, हाँ कर देते हैं जी, अच्छा दिखेगा, जरूरी है जी अच्छा दिखाना। चलिए हाँ ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है महाराज। चलिए देखिए ये हमारा लाइन, लाइन लाइन यदि एक्सेस में है तो लाइन के चलते क्या होता है, लाइन के चलते आता है आपका स्लैकिंग, मतलब जो प्रोसेस है सब यदि आपस में पिघल जाएंगे तो एक दूसरे को फिर से बॉन्ड करने में बहुत समय लगेगा, मतलब ये प्रोसेस को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, ठीक। आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स क्या होता है, इसका यदि ऑक्सीडेशन, आयरन पायराइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, ब्रिक में, ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन एंड, आयरन पायराइड का ऑक्सीडेशन, यदि ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है जी, ऑक्सीजन के साथ यदि ये कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्रिक का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि ब्रिक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों, ब्रिक के क्या होने लगते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं, वो टूटने लगता है। एल्कलीज, एल्कलीज के बारे में हम जब पढ़ रहे थे सीमेंट में तब भी पढ़े थे, एल्कलीज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे सीमेंट में तब भी पढ़े थे। ये मिट्टी में जनरली किस फॉर्म में होता है, ये मिट्टी में जनरली प्रेजेंट, हाँ अपने आप कलर चेंज हो गया जी, ये जादू तो रहा है क्या जी, ये देख form of present in the form of soda and potash, किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सोडा और पोटास के फॉर्म में, ठीक। यदि ये एक्सेस हो जाए,
यदि ये ज्यादा रहे तो क्या करता है, जैसे हम उसमें पढ़े थे सीमेंट में, इसके चलते भी क्या आता है ब्रिक में भी फ्लोरोसेंस एंड स्टेनिंग जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लोरोसेंस एंड स्टेनिंग जो प्रॉपर्टी आती है वो किसके चलते आती है ब्रिक में। याद रखिए ना, ये कई बार पूछा गया है, ब्रिक में जो फ्लोरोसेंस है या जो स्टेनिंग होता है वो किसके चलते होता है, तो एल्कलीज के चलते होता है। ब्रिक के जो कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें जो व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं वो किसके चलते आते हैं, एल्कलीज के चलते आते हैं। ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर्स, ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर्स। देखिए यदि आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक या फिर वेजिटेटिव मैटर्स है, मतलब पान पतई कुछ भी ऐसे हैं, या फिर सब्जी का जो छिलका विलका रहता है ना जी, उसको फेंक देते हैं, यदि वो आपकी मिट्टी में प्रेजेंट है तो क्या करें, तो क्या होगा, जब हम मिट्टी से ईंट बनाएंगे, उसको जब हम ईंट बनाने के समय जब हम ईंट को बर्न करेंगे, ठीक है जी, ईंट को बर्न करेंगे, जब जलाएंगे तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर्स हैं वो भी जल जाएंगे। वो जलेंगे तो उनमें से क्या होगा, धुआं निकलेगा, और धुआं क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ईंट में क्या करेगा वो वॉइड्स डेवलप करेगा, पोर्स फॉर्म करेगा, गैस ऐसे बाहर निकलना चाहेगा तो क्या करेगा, गैस बाहर निकलना चाहेगा, ये गैस है, गैस बाहर निकलना चाहेगा तो ब्रिक में क्या करेगा, वॉइड्स बना देगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सरफेस एरिया जो है या एरिया है वो कम हो जाएगा। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा, reduces load bearing capacity, मतलब ब्रिक का जितना लोड बेरिंग कैपेसिटी, मतलब जितना लोड वो ले सकता है उसको क्या करेगा, उससे कम कर देगा, मतलब ब्रिक क्या है, कमजोर हो जाएगा। ब्रिक क्या हो जाएगा जी, कमजोर हो जाएगा। जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उतना वो बियर, जिसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जितनी, उतना नहीं बियर कर पाएगा। स्टोन एंड पेबल्स, यदि स्टोन एंड पेबल्स प्रेजेंट हैं आपकी मिट्टी में तो उससे क्या नुकसान होगा, यदि स्टोन एंड पेबल्स हैं तो यदि मिट्टी में रह गए हैं, हमने ईंट बना दिया, ईंट बनाने के बाद पता चला कि स्टोन जो है वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं जी, वो निकलने लगे हैं, वो निकलने लगेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा एरिया कम होगा। तो एरिया कम होगा तो क्या होगा, वो भी हमारे लोड बेयरिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। ठीक है जी, देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, जिसमें हम ब्रिक में यूजफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक बनाने के लिए सॉइल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहने चाहिए, उनका क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं कि क्या क्या रहना चाहिए पढ़े, उसके बाद हम पढ़े क्या नहीं रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, लाइव नहीं रहना चाहिए, उसके चलते क्या होता है, स्लेटिंग होता है। दूसरा क्या नहीं रहना चाहिए, आयरन पायराइड्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके चलते क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ये होता है आयरन पायराइड्स के चलते। एल्कलीज नहीं रहना चाहिए, एक्सेस मात्रा में एल्कलीज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस एंड स्टेनिंग हो जाएगा, मतलब व्हाइट पैचेस आ जाएंगे। ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर्स नहीं रहने चाहिए, यदि ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर रहेंगे तो क्या होगा, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगा। स्टोन एंड पेबल्स नहीं रहने चाहिए, यदि ये हैं प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, ये भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देंगे, मतलब हमने इस ब्रिक को जिस स्ट्रेंथ के लिए बनाया है वो स्ट्रेंथ हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया, मिट्टी को हमने चेक कर लिया कि हमारी मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद उसको मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग करने के बाद सुखाएंगे, सुखाने के बाद क्या करेंगे, जलाएंगे, फिर हमारा ईंट जो है बनके रेडी हो जाएगा। तो ईंट बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कल पढ़ेंगे, कल जानेंगे जी ईंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। ठीक, धन्यवाद।